कहानी की शुरुआत एक वीरान सड़क से होती है, जहां दूर से एक टूटी फूटी गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी की हालत इतनी खराब होती है कि उसके शीशों की जगह मोटी लोहे की जालियां लगी होती हैं, मानो बाहर की दुनिया से बचने के लिए उसे किले जैसा बना दिया गया हो। यह देखकर साफ समझ आता है कि इस इलाके में कोई ऐसा खतरा मौजूद है जिससे बचना आसान नहीं। कुछ ही देर में वह गाड़ी एक पुराने गैस स्टेशन पर रुकती है। दरवाजा खुलता है और हाथ में बंदूक लिए एक आदमी बाहर उतरता है। उसका नाम थॉमस है। थॉमस बहुत सतर्क होकर आसपास नजर दौड़ाता है और सबसे पहले स्टेशन के पास बने छोटे से घर के अंदर जाता है। वह कमरे से कमरे हर कोना ध्यान से चेक करता है ताकि यकीन हो जाए कि अंदर कोई छिपा खतरा नहीं है। लेकिन घर पूरी तरह खाली और शांत लगता है। जब थॉमस बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी पास रखा एक बड़ा फ्रिज अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। उसके भीतर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई अंदर कैद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। यह देखकर थॉमस तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वह सावधानी से फ्रिज का दरवाजा थोड़ा खोलकर देखता है और अंदर जो नजर आता है उसे देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। एक ज़ॉम्बी अंदर बंद है। थॉमस फुर्ती से पास पड़ी लोहे की रॉड उठाता है और फ्रिज का दरवाजा फिर से बंद करके कसकर जाम कर देता है। अंदर से अब और भी ज्यादा शोर आने लगता है। इसके बाद वह एक मोटी चेन निकालता है, फ्रिज को अपनी गाड़ी से बांध देता है और इंजन स्टार्ट करके उसे घसीटता हुआ खुले मैदान की तरफ ले जाता है, जहां तेज धूप फैली होती है। थॉमस गाड़ी रोकता है, कुछ दूरी बनाकर खड़ा होता है और बंदूक से फ्रिज के लॉक पर निशाना साधकर गोली चलाता है। ताला टूटते ही दरवाजा खुल जाता है और ज़ॉम्बी बाहर निकल पड़ता है। मगर जैसे ही उसके शरीर पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है, वह तड़पने लगता है। उसकी चमड़ी जलने लगती है, शरीर से धुआं उठता है और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही पलों में वह राख बनकर खत्म हो जाता है। इस दृश्य से थॉमस को फिर यकीन हो जाता है कि ये राक्षसी जीव सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकते। दिन का उजाला उनके लिए मौत है, इसलिए वे दिन में छिपे रहते हैं और रात होते ही शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। इसके बाद थॉमस दोबारा अपनी गाड़ी में बैठता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद वह एक सुनसान शहर में पहुंचता है, जहां हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा होता है। खाने की तलाश में वह एक बड़े मकान के अंदर घुसता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसे फर्श पर पड़ा एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है। थॉमस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर सामने दरवाजे के पास खड़े एक दूसरे इंसान पर पड़ती है। वह शख्स बिल्कुल स्थिर खड़ा होता है, ना हिलता है ना बोलता है। थॉमस उसे आवाज देता है, सवाल पूछता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। शक होने पर वह गोली चला देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वह शरीर जरा सा नहीं हिलता। अब थॉमस उलझन में पड़ जाता है। वह धीरे धीरे उसके करीब जाता है। जैसे ही वह सामने पड़ा पर्दा हटाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत होती है जिसने फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसकी लाश को इस तरह खड़ा छोड़ा गया था कि दूर से वह जिंदा इंसान लगे। थॉमस समझ पाता, उससे पहले ही उसे एहसास होता है कि यह सब किसी ने जानबूझकर किया है और शायद वह इस घर में अकेला नहीं है। उसी समय पीछे से अचानक एक ज़ॉम्बी झपटकर थॉमस पर हमला कर देता है। हमला इतना तेज होता है कि थॉमस कुछ पल के लिए संभल नहीं पाता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। पूरी ताकत लगाकर वह खुद को छुड़ाता है, ज़ॉम्बी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और तुरंत बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही घर के अलग अलग कोनों से कई और ज़ॉम्बी गुर्राते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हालात पल भर में बिगड़ जाते हैं। थॉमस समझ जाता है कि अगर वह अंदर रुका तो बचना मुश्किल है। वह तेजी से बाहर की ओर भागता है, जहां धूप फैली हुई थी, लेकिन भागते समय पीछे से एक और ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है। थॉमस गिरते गिरते बचता है, फिर जोरदार लात मारकर उस दानव की पकड़ तोड़ देता है। जैसे तैसे वह बाहर निकलता है और मकान की छत पर चढ़ जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी जान में जान आती है, क्योंकि तेज धूप में ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं कर सकते थे। वे नीचे खड़े गुर्राते रहते हैं, मगर सूरज की किरणों में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। थॉमस छत पर बैठा सांस संभाल ही रहा होता है कि तभी बाहर सड़क की दिशा से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह सतर्क होकर छत के किनारे तक जाता है और नीचे झांकता है। सड़क के बीचों बीच एक छोटी लड़की अकेली बैठी दिखाई देती है। उसके आसपास सन्नाटा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पास खड़ी एक गाड़ी से 4 लोग बाहर निकलते हैं। सबके हाथों में बंदूकें थीं। उनमें एक युवती भी शामिल थी जिसका नाम सारा था। उन चारों में से एक आदमी बहुत सावधानी से उस बच्ची की तरफ बढ़ता है, जैसे उसे बचाने जा रहा हो। वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, क्योंकि इस दुनिया में भरोसा करना मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह बच्ची असल में मदद मांगने वाली मासूम नहीं, बल्कि जाल का हिस्सा थी। जैसे ही वह आदमी लड़की के पास पहुंचता है, ऊपर किसी छिपी जगह से गोली चलती है। गोली सीधा उसके
उसके शरीर में लगती है और वह वहीं सड़क पर ढेर हो जाता है। अपने साथी को गिरता देख बाकी लोग तुरंत गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी साफ हो जाता है कि इस छोटी लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जो भी मदद के लिए आए उसे आसानी से निशाना बनाया जा सके। अब दोनों तरफ से गोलियों की बरसात होने लगती है, मगर जिस टीम का एक आदमी शुरुआत में ही मारा गया था अब वे संख्या में कम पड़ चुके थे। सामने वाले हमलावर बेहतर पोजीशन में थे और लगातार दबाव बना रहे थे। कुछ ही देर में सारा के 2 और साथी भी गोलियों का शिकार हो जाते हैं। सड़क पर लाशें बिछ जाती हैं और अब उस टीम में सिर्फ सारा ही जिंदा बचती है। ये पूरा मंजर ऊपर छत से थॉमस देख रहा था। वह हर हरकत पर नजर रखे हुए था मगर सही समय का इंतजार कर रहा था। नीचे जीतने वाले गिरोह के लोग धीरे धीरे अपनी छिपी जगहों से बाहर आते हैं। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी। वे चारों तरफ फैलकर सारा को घेर लेते हैं और उस पर बंदूकें तान देते हैं। सारा अकेली खड़ी थी, चारों तरफ दुश्मन और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब सड़क पर खड़े उस गिरोह का सरदार धीरे धीरे सारा के पास आता है। उसके चेहरे पर वहशी मुस्कान थी। वह सारा को डराने, धमकाने और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। सारा घबराई आवाज में उससे कहती है कि उसे जो चाहिए ले ले, बंदूक, गाड़ी, सामान, पैसे, सब कुछ ले जाए, बस उसे छोड़ दे। मगर उस दरिंदे पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठती है। छत पर छिपा थॉमस आखिर सामने आ चुका था। उसने सही समय देखकर निशाना साधा और एक एक करके गिरोह के आदमियों को ढेर करना शुरू कर दिया। हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में कई लोग जमीन पर पड़े थे। गिरोह का सरदार भी गोली लगने से बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। सड़क के बीचों बीच वही छोटी लड़की अब भी पहले जैसी मुद्रा में बैठी रहती है, जैसे आसपास कुछ हुआ ही ना हो। तभी सारा उसके पास जाती है और नरमी से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारे बच्चे को? लड़की बिना कुछ बोले अपनी गोद में पकड़ा हुआ बच्चा दिखाती है। पास जाकर सारा की आंखें ठहर जाती हैं। वह कोई असली बच्चा नहीं बल्कि एक गुड़िया होती है, बेबी डॉल। ये देखकर समझ आता है कि उस लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वह इस उजड़ी दुनिया में हकीकत और भ्रम के बीच कहीं खो चुकी थी। शायद उसने अपनी तन्हाई को इस गुड़िया में एक बच्चे का रूप दे दिया था। सारा का दिल पिघल जाता है। वह सोचती है कि अगर इस लड़की को यहाँ अकेला छोड़ दिया गया तो रात होते ही ज़ॉम्बी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह तय करती है कि उसे अपने साथ ले जाना ही होगा। सारा लड़की को साथ लेकर थॉमस के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। वह थॉमस से कहती है, अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं आज जिंदा नहीं बचती। थॉमस उसकी बात सुनकर बस शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता। वह धीमी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचा दी, अब तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। सारा तुरंत जवाब देती है, मैं शहर के बीचों बीच अपने लोगों के साथ रहती हूँ। हमारे पास खाने पीने का काफी सामान है। हमने एक पुलिस स्टेशन को सुरक्षित ठिकाना बना रखा है। वहाँ दीवारें मजबूत हैं और अंदर रहना सुरक्षित है। तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें खाना मिलेगा और शायद पहली बार चैन से सोने की जगह भी। थॉमस कुछ पल सोचता है। लंबे समय से वह अकेला जी रहा था मगर सारा की बात में सच्चाई थी। आखिरकार वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठते हैं और शहर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ दूरी तय करने के बाद सारा बताती है कि पुलिस स्टेशन यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। ये सुनते ही थॉमस के चेहरे पर चिंता उभर आती है। दूरी कम नहीं थी और सूरज तेजी से ढल रहा था। वह जानता था कि अगर रात होने से पहले वे वहां नहीं पहुंचे तो रास्ता मौत का मैदान बन जाएगा। अब हर मिनट की कीमत थी। थॉमस गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन जब तक वे शहर के अंदर पहुंचते हैं तब तक चारों तरफ अंधेरा फैल चुका होता है। इंजन की आवाज सुनते ही गलियों, इमारतों और टूटे मकानों के सायों से ज़ॉम्बी निकलने लगते हैं। कुछ ही पलों में दर्जनों भयानक आकृतियां गाड़ी के पीछे दौड़ने लगती हैं। वे गुर्रा रहे थे, शीशों पर हाथ मार रहे थे और गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। थॉमस बिना समय गंवाए एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा देता है। गाड़ी तेज रफ्तार से अंधेरी सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ने लगती है, जबकि मौत उनका पीछा कर रही थी। थॉमस गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर जरा सी भी गलती हुई और गाड़ी रुक गई तो पीछे दौड़ रहे ज़ॉम्बी उन्हें चीर फाड़ कर खत्म कर देंगे। सड़कें सुनसान थीं, मगर मौत उनके बिल्कुल पीछे भाग रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद सारा तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाती है और पुलिस स्टेशन में मौजूद अपने साथियों से संपर्क करती है। घबराई आवाज में वह कहती है, हम लोग पहुंचने वाले हैं, जल्दी गेट खोलो, हमारे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे हुए हैं। सब लोग
तैयार रहो। ये संदेश मिलते ही पुलिस स्टेशन के अंदर हलचल मच जाती है। वहां मौजूद लोग तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। जो भी बचे हुए सर्वाइवर थे उन्हें सुरक्षित कमरों में ले जाया जाने लगता है। उनसे कहा जाता है कि जब तक टीम वापस अंदर न आ जाए कोई भी आवाज न करे। बच्चे, बूढ़े और घायल लोग डर के मारे चुपचाप छिप जाते हैं। दूसरी तरफ हथियारबंद लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। दीवार पर लगे कंट्रोल पैनल का बटन दबाया जाता है और भारी लोहे का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। उसी समय थॉमस की गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचती है। जैसे ही गाड़ी गेट के करीब आती है, थॉमस दोनों लड़कियों से कहता है, भागो, अंदर जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। सारा और दूसरी लड़की तुरंत गाड़ी से उतरकर स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। थॉमस गाड़ी से बाहर निकलता है और बंदूक संभाल कर पीछा करते जॉम्बियों पर गोलियां बरसाने लगता है। ऊपर दीवारों पर तैनात लोग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। कई जॉम्बी गोलियों से गिर जाते हैं, मगर उनकी संख्या कम नहीं होती, बल्कि गोली की आवाज सुनकर आसपास छिपे और भी जॉम्बी अंधेरे से निकलकर उसी दिशा में आने लगते हैं। हर गली, हर मोड़ और हर इमारत से वे रेंगते, दौड़ते और गुर्राते हुए बढ़ रहे थे। स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर जा रही थी। थॉमस समझ जाता है कि अब और बाहर रुकना मौत को बुलाना होगा। वह तुरंत पीछे हटता है और पुलिस स्टेशन के भीतर दौड़ जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, विशाल लोहे का दरवाजा बंद होने लगता है। लेकिन उसी पल थॉमस की नजर बाहर खड़े एक भयानक जीव पर पड़ती है। वह बाकी जॉम्बियों जैसा नहीं था। उसका शरीर असामान्य रूप से बड़ा और ताकतवर था। उसने अपने चेहरे को किसी कपड़े या चादर से ढक रखा था, मानो सूरज की रोशनी से बचने की आदत अब भी बाकी हो। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। थॉमस उसे देखते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोलियों का उस राक्षस पर कोई खास असर नहीं होता। वह वहीं खड़ा रहता है, जैसे दर्द उसे छू भी नहीं सकता। फिर वह धीरे धीरे सिर उठाकर थॉमस को घूरने लगता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। थॉमस भी उसे उसी नफरत से देखता है। दोनों की नजरों में ऐसा तनाव था जिससे साफ समझ आता था कि यह पहली मुलाकात नहीं है। इनके बीच कोई पुराना हिसाब बाकी था, कोई गहरी दुश्मनी जो अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है और वह दानव बाहर अंधेरे में रह जाता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। वही इस जगह का मुखिया था। वह सारा से पूछता है, ये आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्यों आया है? सारा थकी हुई आवाज में पूरी बात बताती है। रास्ते में एक गिरोह ने हम पर हमला कर दिया था। मेरे साथ 3 लोग थे, सब मारे गए। मैं भी मरने वाली थी, लेकिन तभी थॉमस आ गया। उसी ने मेरी जान बचाई। बूढ़ा आदमी अब थॉमस की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई देता है। वह पूछता है, तुम कौन हो और इस शहर में क्या कर रहे हो? थॉमस कुछ पल चुप रहता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ। जहाँ भी जॉम्बी दिखते हैं मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इन्हीं राक्षसों ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। उसकी आंखों में दर्द और आग दोनों थे। वह आगे कहता है, जब तक मैं उस जॉम्बी को नहीं मार देता जिसने मेरी पत्नी की जान ली, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। थॉमस की आवाज में ऐसी ठंडक और दर्द था कि कमरे में मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने साफ कहा था कि जब तक वह उस जॉम्बी को खत्म नहीं कर देता जिसने उसकी पत्नी की जान ली, तब तक वह इन राक्षसों का शिकार करता रहेगा। उसकी बात सुनकर पुलिस स्टेशन का मुखिया कुछ देर तक उसे गौर से देखता रहा। उसे थॉमस की कहानी पर पूरा भरोसा तो नहीं था, मगर उसके चेहरे का दर्द झूठा भी नहीं लग रहा था। आखिर उसने फैसला किया कि थॉमस को कम से कम आज की रात यहाँ रुकने दिया जाए। लेकिन तभी सारा अचानक आगे बढ़ती है और कहती है, मैंने हमारे लिए नई जगह ढूंढ ली है। उसकी बात सुनते ही सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। सारा जेब से एक तस्वीर निकालती है और सबको दिखाती है। तस्वीर में एक ट्रेन दिखाई देती है। फिर वह पास रखे नक्शे पर उंगली रखते हुए कहती है, यह ट्रेन अभी भी सही हालत में है। ये यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर खड़ी है। अगर हम आज की रात सुरक्षित निकाल लें तो कल वहाँ पहुंच सकते हैं और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। यह सुनते ही कमरे में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। महीनों बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटती है। कुछ लोग राहत की सांस लेते हैं, कुछ एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे उन्हें पहली बार बचने का रास्ता दिखा हो। मगर कोई नहीं जानता था कि अब इस जगह पर एक रात निकालना भी कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बाहर के जॉम्बियों को उनके ठिकाने का पता चल चुका था। मुखिया फिर थॉमस की तरफ मुड़ता है और गंभीर आवाज में कहता है, तुमने सारा की जान बचाई है और उसने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मैं अब भी तुम पर पूरा भरोसा नहीं करता। तुम आज रात यहाँ रह सकते हो, मगर सोने से पहले अपनी बंदूक हमें देनी होगी। अगर नहीं देना चाहते तो अभी जा सकते हो। थॉमस का चेहरा सख्त हो जाता है। वह अपनी बंदूक छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। तभी सारा उसके पास आती है और धीमी आवाज में कहती है, दे दो, यहाँ रहना है तो फिलहाल इनका नियम मानना होगा। कुछ पल सोचने के बाद थॉमस अनिच्छा से हथियार सौंप देता है। इसके बाद उसे अंदर ले जाया जाता है। रास्ते में वह लोहे की सलाखों वाले कमरों में कई लोगों को बंद देखता है। वे अपराधी नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो जॉम्बियों के हमलों से बचकर यहाँ पहुंचे थे। सुरक्षा के नाम पर उन्हें निगरानी में रखा गया था। उसी समय मुखिया का बेटा थॉमस के साथ चलता हुआ कहता है, मेरे पिता की बात का बुरा मत मानना। वह बुरे इंसान नहीं है, बस किसी अनजान आदमी की वजह से यहाँ सबकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते। वह कुछ पल रुककर आगे कहता है, जॉम्बियों की वजह से मैंने अपना एक भाई खोया है। उसके बाद से वह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। थॉमस उसकी तरफ देखता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, बाहर मैंने एक
एक अलग तरह का जॉम्बी देखा है, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर, वही बाकी सबको नियंत्रित करता है। बाकी जॉम्बी उसकी बात मानते हैं। मुखिया का बेटा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। थॉमस आगे बताता है, उसने शहर से कुछ दूर एक बड़े होटल पर कब्जा कर रखा है। दिन में वे सब वहीं छिपकर सोते हैं, रात होते ही शिकार के लिए निकलते हैं और अब बहुत जल्द वे यहाँ हमला करने वाले हैं। ये सुनकर लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद वह थॉमस को एक खाली सेल में बंद कर देता है। दरवाजा बंद होता है और बाहर सन्नाटा फैल जाता है। थॉमस ठंडी जमीन पर लेट जाता है। शरीर थका हुआ था मगर दिमाग जाग रहा था। आखिरकार उसकी आंख लग जाती है। रात के अंधेरे में उसे अपनी पत्नी का सपना आता है। वही चेहरा, वही मुस्कान और फिर खून, चीखें, अंधेरा और वह जॉम्बी जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। थॉमस गहरी नींद में था मगर उसका मन अब भी अतीत में भटक रहा था। सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। वह उसी तरह उसके सामने खड़ी थी जैसे कभी जिंदा हुआ करती थी। उसकी आंखों में दर्द था। वह धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुमने मेरा बदला लिया या अब भी नहीं? इतना सुनते ही थॉमस अचानक घबराकर जाग उठता है। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थीं। जब वह खुद को संभालता है तो सामने वाले सेल में सारा बैठी दिखाई देती है। वह काफी देर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता और नरमी दोनों थीं। सारा धीरे से कहती है, मुझे माफ करना, हमें तुम्हें बंद करना पड़ा, लेकिन हमने यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है। थॉमस कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इसी दौरान सारा की नजर थॉमस की बांह पर लिखे एक नाम पर पड़ती है। वह पूछती है, यह नाम किसका है? थॉमस अपनी बाजू की तरफ देखता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मेरी पत्नी का। कुछ पल रुककर वह आगे कहता है, इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं था और उसे भी उस जॉम्बी नेता ने मुझसे छीन लिया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। जब तक मैं उस राक्षस को मारकर उसका बदला नहीं लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सारा उसकी बात सुनकर गंभीर हो जाती है। वह कहती है, वह जॉम्बी बाकी सब जैसा नहीं है, बहुत खतरनाक है, उसे मारना आसान नहीं होगा। थॉमस बिना हिचक जवाब देता है, मैं पिछले 1 साल से उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मेरा सामना उससे होगा। सारा कुछ पल उसे देखती है, फिर कहती है, कल हम लोग ट्रेन से यहाँ से निकलने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहाँ जॉम्बी कभी नहीं पहुंच सकते। थॉमस उसकी तरफ देखता है। सारा आगे बताती है, वह जगह रेगिस्तान के बीच है, वहाँ चारों तरफ सिर्फ धूप है। अगर जॉम्बी वहाँ आने की कोशिश करेंगे तो सूरज उन्हें जला देगा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। यह कहकर सारा उठती है और वहाँ से चली जाती है। रात गहरी होती जाती है। सेलों में बंद लोग सो चुके थे। बाहर कुछ गार्ड पहरा दे रहे थे। सब कुछ शांत लग रहा था। तभी कंट्रोल रूम में मुखिया का बेटा स्क्रीन पर नजर डालता है और देखता है कि सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो चुके हैं। सभी मॉनिटर काले पड़े थे। वह चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक पूरा सिस्टम कैसे बंद हो गया। उधर एक गार्ड को गलियारे की तरफ से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धातु घसीट रहा हो या कोई दीवारों से टकरा रहा हो। वह हथियार संभालकर आवाज की दिशा में बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचता है, पीछे अंधेरे से एक जॉम्बी झपट पड़ता है। गार्ड संभल भी नहीं पाता और जॉम्बी उसे वहीं नोचकर मार डालता है। कुछ ही सेकंड बाद वह खून से सना जीव दूसरे गार्ड पर टूट पड़ता है। इस बार वह उसके हाथ को बुरी तरह काट देता है। गार्ड दर्द से चीख उठता है। पूरे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागते हुए अपनी जान बचाने लगते हैं। जो जहां था वहीं से सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ पड़ता है। कई लोग मिलकर एक बड़े सेल के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। अब वह लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वह इतनी ताकत से उसे झकझोरता है कि पूरा ढांचा कांपने लगता है। अंदर बंद लोग डर से चीखने लगते हैं। बच्चे रोने लगते हैं। कुछ लोग दुआएं पढ़ रहे थे। कुछ को यकीन हो चुका था कि अब मौत सामने खड़ी है। दरवाजा हर वार के साथ ढीला पड़ रहा था और जैसे ही वह जॉम्बी आखिरी वार करके दरवाजा तोड़ने वाला होता है, उसी क्षण पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। थॉमस वहां पहुंच चुका था। बिना एक पल गंवाए वह निशाना साधता है और सीधा जॉम्बी के सिर पर गोली दाग देता है। गोली लगते ही वह राक्षस पीछे लड़खड़ाता है और जमीन पर गिरकर तड़पते हुए मर जाता है। अंदर बंद लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वे बच गए हैं। कुछ पल पहले जहां मौत सामने खड़ी थी, अब वहां सन्नाटा था। लोग राहत की सांस लेते हैं, कई लोग रो पड़ते हैं और मन ही मन थॉमस का शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड भी वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि उनके आने से पहले ही थॉमस ने अकेले उस जॉम्बी को खत्म कर दिया। ये सब पुलिस स्टेशन का मुखिया भी देख लेता है। अब उसके मन में थॉमस को लेकर पहले जैसी शंका नहीं रह जाती, मगर वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। धीरे धीरे लोग फिर अपने कमरों और सेलों की तरफ लौटने लगते हैं। तभी एक गार्ड की नजर दूसरे गार्ड के हाथ पर पड़ती है जहां से खून बह रहा था। वह वही गार्ड था जिसे हमले के दौरान जॉम्बी ने काट लिया था। यह देखते ही सब लोग उससे दूरी बना लेते हैं। हर किसी को पता था कि जॉम्बी के काटने के बाद इंसान ज्यादा देर इंसान नहीं रहता। किसी भी समय वह खुद राक्षस बन सकता था। कुछ देर तक खामोशी छाई रहती है, फिर कठिन फैसला लिया जाता है। बाकी लोग तय करते हैं कि उसके बदलने से पहले ही उसे मार देना होगा। घायल गार्ड भी सब समझ चुका था। उसकी आंखों में डर था, मगर वह विरोध नहीं करता। वह जानता था कि अगर वह बदल गया तो अपने ही लोगों की जान ले सकता है। थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज गूंजती है और एक और जिंदगी खत्म हो जाती है। सुबह होते ही सब लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि आज उन्हें इस जगह को छोड़ना था। योजना साफ थी, दरवाजा खोलो, गाड़ियों में बैठो और स्टेशन से
निकल जाओ। लेकिन जैसे ही मुख्य गेट का बटन दबाया जाता है, भारी लोहे का दरवाजा हिलता तक नहीं। एक बार, 2 बार, 3 बार कोशिश की जाती है, मगर कोई असर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से उसे जाम कर दिया हो। अब सबके चेहरों पर चिंता फैल जाती है। मजबूर होकर वे मुख्य गेट छोड़ते हैं और पुलिस स्टेशन के दूसरे छोटे निकास की तरफ जाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फैल जाती हैं। पूरी सड़क को पुरानी गाड़ियों, बसों और टूटे वाहनों से बंद कर दिया गया था। रास्ता इस तरह जाम किया गया था कि कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। ये कोई हादसा नहीं था, यह जाल था। ज़ॉम्बियों ने उन्हें अंदर फंसा दिया था। अब लोगों में घबराहट फैलने लगती है। अगर वे गाड़ियों से नहीं निकल सकते तो 150 किलोमीटर दूर ट्रेन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। मुखिया गहरी आवाज में कहता है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर शाम हो गई तो वे फिर हमला करेंगे और इस बार शायद हम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन आगे क्या करना चाहिए ये किसी को समझ नहीं आता। तभी थॉमस आगे बढ़ता है। वह कहता है, वे दिन में पास वाले होटल में छिपकर सोते हैं। अगर हम अभी चुपके से वहां जाएं और अंदर बम लगा दें तो एक ही वार में उनके पूरे झुंड को खत्म कर सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर कुछ लोग थॉमस का साथ देने के लिए आगे आते हैं। वे मुखिया से कहते हैं, शाम होने से पहले हम ट्रेन तक नहीं पहुंच सकते। वह यहाँ से बहुत दूर है। अगर हम अभी निकलने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में ज़ॉम्बी हमें घेर लेंगे। एक दूसरा आदमी कहता है, भागते भागते मरने से बेहतर है एक बार लड़कर देखें। अब ज्यादातर लोग थॉमस की योजना के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मुखिया मजबूर था। वह जानता था कि जोखिम बहुत बड़ा है, मगर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिर वह अनिच्छा से थॉमस की बात मान लेता है। इसके बाद लोग हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक जुटाने लगते हैं। सब जानते थे कि यह मिशन या तो उन्हें आजादी देगा या मौत। इसी बीच सारा मुखिया के बेटे के पास आती है और धीमी आवाज में कहती है, क्या हमें सच में थॉमस पर भरोसा कर लेना चाहिए? मुझे लगता है वह अपना बदला लेने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। मुखिया का बेटा कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, उसे यहाँ तुम ही लाई थी। जब वह आया था तब सबसे ज्यादा तुमने ही उसका साथ दिया था। वह बाहर मौजूद लोगों की तरफ देखता है, बच्चे, बूढ़े, घायल, डरे हुए लोग। फिर गंभीर आवाज में कहता है, अब अगर ये योजना गलत निकली तो यहाँ मौजूद हर इंसान मारा जा सकता है। अब हालात साफ थे, या तो लड़कर रास्ता बनाना था या इंतजार करके मरना था। इसलिए पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। हथियार निकाले जाते हैं, गोलियां बांटी जाती हैं, विस्फोटक तैयार किए जाते हैं और हर इंसान को उसकी जिम्मेदारी समझाई जाती है। आखिरकार पूरी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला समूह पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहने वाला था। उनका काम था बच्चों, बूढ़ों और बाकी बचे लोगों की रक्षा करना। दूसरा समूह गाड़ियों को तैयार रखेगा ताकि जैसे ही रास्ता साफ हो सब लोग तुरंत बैठकर वहां से निकल सकें। तीसरा और सबसे खतरनाक दल सीधा ज़ॉम्बियों के अड्डे पर हमला करने जाएगा। इस टीम में थॉमस, मुखिया का बेटा और कुछ बहादुर साथी शामिल होते हैं। कुछ देर बाद यह दल सावधानी से उस बड़े होटल की तरफ बढ़ता है जहां ज़ॉम्बियों के छिपे होने का शक था। होटल के बाहर सन्नाटा पसरा था, मगर अंदर मौत छिपी बैठी थी। वे धीरे धीरे अंदर दाखिल होते हैं। हर तरफ घना अंधेरा था। टूटी दीवारें, बिखरा सामान और सड़ांत भरी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। सभी लोग टॉर्च की रोशनी से हर कोना टटोलते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक कमरे से गुर्राने और मांस चबाने जैसी आवाज सुनाई देती है। सब तुरंत सतर्क हो जाते हैं। थॉमस इशारा करता है और सबकी टॉर्च एक साथ उस कमरे की तरफ घूमती है। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ज़ॉम्बी किसी इंसान की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। जैसे ही वह रोशनी महसूस करता है वह सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगता है। बिना देर किए टीम गोली चला देती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद सब लोग और सतर्क होकर आगे बढ़ते हैं। वे मंजिल दर मंजिल नीचे उतरते जाते हैं और आखिरकार होटल के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। यहीं असली डर उनका इंतजार कर रहा था। बेसमेंट में दर्जनों ज़ॉम्बी पड़े थे, सब गहरी नींद में। वे एक दूसरे के बीच ऐसे फैले हुए थे कि उनके पार जाना मौत को दावत देने जैसा था। योजना यह थी कि उनके बीच बम लगाकर पूरा अड्डा उड़ा दिया जाए, लेकिन इतने सारे सोते हुए ज़ॉम्बियों के बीच से गुजरने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ पल के सन्नाटे के बाद एक सैनिक आगे आता है। वह कहता है, मैं जाऊंगा। सब उसकी तरफ देखते हैं। वह जानता था कि शायद वापस न लौटे, फिर भी उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। वह बम उठाता है और बहुत हल्के कदमों से आगे बढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे वह सोते हुए ज़ॉम्बियों के बीच से निकलने लगता है। हर कदम सोच समझ कर रखता है। उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वह एक ज़ॉम्बी के पास से गुजरता है, अचानक वह जीव करवट बदल लेता है। सैनिक वहीं जम जाता है। उसका शरीर पत्थर बन चुका था। उसे पता था कि अगर उसने जरा भी हरकत की तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ लंबी सांसों जितना समय बीतता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बी अब भी सो रहा है, वह धीरे से पैर उठाता है और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई देती है। उसने लगभग नामुमकिन काम कर दिखाया था। वह झुककर बम लगाने ही वाला होता है। तभी पीछे अंधेरे से कोई परछाई बिजली की तरह टूट पड़ती है। ज़ॉम्बी लीडर, वह विशालकाय दानव, पलक झपकते ही सैनिक की गर्दन पर दांत गड़ा देता है। सैनिक चीख तक नहीं पाता। यह देखकर थॉमस तुरंत बंदूक उठाता है और बिना देर किए उस राक्षस पर गोलियां बरसाने लगता है। थॉमस की गोलियां सीधा ज़ॉम्बी लीडर की तरफ गईं, लेकिन वह राक्षस बेहद तेज था। वह अंधेरे में छलांग लगाकर बच निकला और पल भर में नजर से गायब
गायब हो गया। गोली चलने की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। अगले ही क्षण वहां सोए पड़े सारे ज़ॉम्बी एक एक करके जागने लगे। उनकी आंखें खुली, गुर्राहट गूंजी और पूरा तहखाना मौत के शोर से भर गया। टीम समझ गई कि अब रुकना मतलब खत्म होना है। वे बम वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। पीछे से दर्जनों ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। संकरी गलियों, टूटे कमरों और सीढ़ियों के बीच जान बचाने की दौड़ शुरू हो जाती है। तभी नीचे छोड़े गए बम में विस्फोट होता है। पूरा बेसमेंट धमाके से कांप उठता है। आग, धुआं और मलबा चारों तरफ फैल जाता है। कई ज़ॉम्बी उसी धमाके में चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। जो बच गए थे वे अब और भी हिंसक होकर उनका पीछा करने लगे। भाग दौड़ और अफरा तफरी में टीम के लोग अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। थॉमस रास्ते में आते कई ज़ॉम्बियों को गोली मारते हुए ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ता है। उसके साथ मुखिया का बेटा भी दौड़ रहा था। दूसरी तरफ उनका एक साथी गलती से एक कमरे में घुस जाता है। वह दरवाजा बंद करके कई ज़ॉम्बियों को गोली से गिरा देता है, लेकिन तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है और उसके हाथ में काट लेता है। वह समझ जाता है कि अब उसका अंत तय है। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें बदलने लगती हैं, चेहरा सख्त होने लगता है और बाहर से और ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। वह कांपते हाथों से अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके करीब आते हैं वह पिन खींच देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। वह सैनिक खुद के साथ उन सबको भी उड़ा देता है। उधर थॉमस और मुखिया का बेटा सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। पीछे से कई ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। दोनों लड़ते भागते रास्ता बनाते हैं। जो सामने आता उसे गोली या वार से गिरा देते। काफी संघर्ष के बाद वे आखिरकार छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचते ही उनके पीछे भागते ज़ॉम्बी अचानक रुक जाते हैं। आगे खुली धूप थी। थॉमस और उसका साथी धूप वाली जगह खड़े थे। ज़ॉम्बी जानते थे कि अगर वे आगे बढ़े तो सूरज की रोशनी उन्हें जला देगी। वे किनारे पर खड़े गुर्राते रहे मगर आगे नहीं आए। तभी थॉमस की नजर सामने खड़े ज़ॉम्बी लीडर पर पड़ती है। वह कुछ दूरी पर अंधेरे हिस्से में खड़ा था और गुस्से से उन्हें घूर रहा था। फिर वह अपने आसपास खड़े बाकी ज़ॉम्बियों को इशारा करता है और वे नीचे की तरफ लौटने लगते हैं। अब थॉमस और मुखिया का बेटा समझ जाते हैं कि वे फिलहाल सुरक्षित तो हैं मगर फंस चुके हैं। छत से उतरने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। सीढ़ियों से नीचे जाते तो नीचे इंतजार कर रहे ज़ॉम्बी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। उनकी टीम का एक साथी रस्सी लेकर आने वाला था, लेकिन वह अभी तक छत पर नहीं पहुंचा था। मुखिया का बेटा तुरंत वॉकी टॉकी उठाता है और उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। कुछ क्षण बाद जवाब आता है। वह उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? नीचे से आवाज आती है कि वह निचली मंजिल के पास फंसा हुआ है। तभी थॉमस के दिमाग में एक योजना आती है। वह कहता है, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम मौके का फायदा उठाकर नीचे जाओ और रस्सी लेकर वापस आओ। मुखिया के बेटे को यह योजना सही लगती है। तुरंत थॉमस धूप से थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ अंधेरा शुरू होता था। वह वहीं खड़ा होकर ज़ॉम्बी लीडर को जोर जोर से ललकारने लगता है, मैं यहाँ हूँ, अगर हिम्मत है तो सामने आ। उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी लीडर का ध्यान उसी पर टिक जाता है। उसी बीच मुखिया का बेटा चुपचाप दूसरी तरफ से नीचे उतरने लगता है। मुखिया का बेटा चुपचाप नीचे उतरता है और कमरों की तलाशी लेते हुए अपने साथी को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे वह आदमी मिल जाता है जिसके पास रस्सी थी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता है उसका दिल बैठ जाता है। उसका साथी अब इंसान नहीं रहा था। ज़ॉम्बी के काटने के बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा बिगड़ चुका था, आंखें सुर्ख थीं और शरीर बेजान होकर फर्श पर पड़ा था, मानो सो रहा हो। मुखिया का बेटा हिम्मत जुटाता है। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है ताकि बिना शोर किए रस्सी उठा सके, लेकिन जैसे ही वह रस्सी पकड़ने लगता है वह ज़ॉम्बी अचानक जाग उठता है। एक ही पल में वह उस पर झपट पड़ता है। मुखिया का बेटा पीछे हटता है मगर हमला बहुत तेज था। तभी पीछे से थॉमस दौड़ता हुआ पहुंचता है। बिना देर किए वह गोली चलाता है और उस बदले हुए साथी को खत्म कर देता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। दोनों तुरंत रस्सी उठाते हैं और वापस छत पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे नीचे उतरने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी मुखिया के बेटे की नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसकी बांह से खून बह रहा था। उसे याद आता है कि नीचे झड़प के दौरान ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था। अब सच सामने था। थॉमस भी यह घाव देख लेता है। दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहते हैं। मुखिया का बेटा समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह थॉमस की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अभी खत्म कर दो वरना मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा। थॉमस की आंखों में दर्द उतर आता है। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। भारी मन से वह बंदूक उठाता है और मुखिया के बेटे को मुक्ति दे देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बचे लोग बेचैनी से किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी उनका एक साथी एक कार लेकर पहुंचता है। कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं मगर अगले ही पल उनके चेहरे उतर जाते हैं। इतने लोगों के लिए एक कार बेकार थी। तभी कार लाने वाला आदमी कहता है, हमें अपनी जान बचानी चाहिए, हम कुछ लोग अभी निकल जाते हैं, बाकी लोग बाद में देखेंगे। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भड़क उठते हैं। वे अपने लोगों को छोड़कर भागना नहीं चाहते थे। तनाव बढ़ने ही वाला था कि तभी बाहर से भारी इंजन की आवाज सुनाई देती है। सब मुड़कर देखते हैं। एक बड़ा बस गेट के सामने आकर रुकता है। उसे देखकर सबके चेहरों पर उम्मीद लौट आती है। अब सब लोग जल्दी जल्दी बस की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ थॉमस होटल की छत से रस्सी नीचे फेंकता है और उसे लटक कर नीचे उतर आता है। जमीन पर पहुंचते ही वह पुलिस स्टेशन की दिशा में भागना शुरू कर देता है। पीछे से ज़ॉम्बियों का झुंड उसका पीछा करने लगता है। तभी मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में घने बादल
बादल छा जाते हैं और सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है। अब दिन होने के बावजूद रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी। सूरज की किरणें न मिलने से ज़ॉम्बियों पर दिन का असर खत्म हो जाता है। वे बिना जले खुलकर दौड़ने लगते हैं। यह हालात और भी खतरनाक बना देता है। थॉमस पूरी ताकत से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है। मुखिया उसे देख लेता है और साथ ही यह भी देखता है कि उसके पीछे पूरा झुंड चला आ रहा है। वह तुरंत चिल्लाकर सबको सतर्क करता है, जल्दी अंदर जाओ। लोग भागते हुए भीतर घुसते हैं। थॉमस भी अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे कई ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन में घुस आते हैं। अब अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग खुद को बचाते हुए सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। नीचे ज़ॉम्बी दरवाजे पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच मुखिया गुस्से से थॉमस की तरफ मुड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे कारण हम इस मुसीबत में फंसे हैं और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी मर गया। ये सुनते ही थॉमस का गुस्सा भी भड़क उठता है। वह पलटकर जवाब देता है और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि हालात हाथापाई तक पहुंच सकते थे। तभी सारा बीच में आकर दोनों को रोकती है। वह तेज आवाज में कहती है, यह आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। अगर अभी नहीं संभले तो हम सब मर जाएंगे। सारा की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। वह सही कह रही थी। यह समय आपस में लड़ने का नहीं बल्कि जिंदा बचने का रास्ता सोचने का था। अब सभी लोग जल्दी जल्दी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां सीसीटीवी स्क्रीन लगी हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि कैमरों की मदद से बाहर की स्थिति समझ आएगी। कमरे में पहुंचकर जब वे स्क्रीन देखते हैं तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। पूरे पुलिस स्टेशन में हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए थे। गलियारों, कमरों, सीढ़ियों और मुख्य हॉल तक वे घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत पर उनका कब्जा हो चुका हो। तभी एक स्क्रीन पर सबकी नजर टिक जाती है। वही आदमी जो कार लेकर आया था चुपचाप अकेले गाड़ी में बैठकर भाग निकला था। उसने बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, उसकी आवाज सुनकर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद कई ज़ॉम्बी मुड़ गए और शिकार की तरफ दौड़ पड़े। एक एक करके वे इमारत से बाहर निकलने लगे और कार का पीछा करने लगे। अंदर बैठे लोग यह सब स्क्रीन पर देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल चुके थे। यही देखकर थॉमस के दिमाग में एक योजना आती है। वह सबकी तरफ मुड़कर कहता है, वे कुछ देर में वापस लौटेंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। यहाँ जितने भी बच्चे, बूढ़े और कमजोर लोग हैं, सबको तुरंत बस में बैठाओ। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह आगे कहता है, जब वे लौटेंगे हम यहीं रुककर उनका सामना करेंगे ताकि बाकी लोग निकल सकें। ये सुनते ही लोग हरकत में आ जाते हैं। दूसरी तरफ वह आदमी कार को तेज रफ्तार से भगाता जा रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पीछे सड़क पर ज़ॉम्बियों का झुंड लगातार उसका पीछा कर रहा था। कुछ दूर पहुंचने के बाद अचानक सामने रास्ता बंद मिलता है। टूटे वाहन और मलबा सड़क पर फैला था। अब उसके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। घबराकर वह कार पीछे मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी चारों तरफ से गाड़ी तक पहुंच चुके थे। वे शीशों पर टूट पड़ते हैं, दरवाजे खींचते हैं और कार को घेर लेते हैं। वह आदमी समझ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। कुछ पल वह कांपते हाथों से बंदूक पकड़ता है। फिर ज़ॉम्बियों के हाथों टुकड़े टुकड़े होने से पहले वह खुद को गोली मार देता है। उधर पुलिस स्टेशन में सब लोग तैयारी कर चुके थे। हथियार भर दिए गए थे। दरवाजों के पीछे मोर्चा ले लिया गया था। हर किसी को पता था कि अगला हमला आखिरी भी हो सकता है। कमरे में डर था, मगर अब भागने की जगह नहीं थी। कुछ देर बाद बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। फिर मुख्य प्रवेश की तरफ एक विशाल साया दिखाई देता है। ज़ॉम्बी लीडर लौट आया था। उसके पीछे बाकी झुंड भी फिर से जमा होने लगा। वह इमारत के सामने खड़ा होकर गुर्राता है, मानो अपने सैनिकों को आदेश दे रहा हो। अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। अंतिम हमला शुरू हो चुका था। पुलिस स्टेशन के अंदर हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज और टूटती चीजों का शोर गूंज रहा था। थॉमस की टीम के बचे हुए दो साथी, एक युवक और एक युवती, जान पर खेलकर ज़ॉम्बियों से लड़ रहे थे। युवती लगातार फायरिंग कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। वह उसे घसीटते हुए अंदर अंधेरे गलियारे में ले जाता है। उसकी चीख कुछ सेकंड सुनाई देती है, फिर सब शांत हो जाता है। दूसरा साथी, लंबे बालों वाला लड़का, उसे बचाने की कोशिश करता है। वह कई ज़ॉम्बियों को मार गिराता है, मगर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में झुंड उस पर टूट पड़ता है और उसे भी खत्म कर देता है। अब पूरे स्टेशन में सिर्फ दो लोग बचे थे, थॉमस और मुखिया। मुखिया आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करता है। वह गोलियां चलाता है, मगर तभी ज़ॉम्बी लीडर खुद सामने आ जाता है। वह विशाल दानव बिजली की रफ्तार से बढ़ता है और एक ही वार में मुखिया को मौत के घाट उतार देता है। अब इस पूरी इमारत में सिर्फ एक इंसान जिंदा था, थॉमस। कुछ ही देर बाद थॉमस और ज़ॉम्बी लीडर आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में पुरानी दुश्मनी जल रही थी। ज़ॉम्बी लीडर पहले खुद आगे नहीं बढ़ता। वह अपने साथ खड़े 3 ज़ॉम्बियों को इशारा करता है। तीनों एक साथ थॉमस पर हमला करते हैं, लेकिन थॉमस अब डरने वाला नहीं था। वह फुर्ती से बचते हुए एक एक कर तीनों को खत्म कर देता है। अब रास्ता साफ था। ज़ॉम्बी लीडर खुद लड़ने आगे आता है। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। थॉमस पूरी ताकत से वार करता है, मगर वह दानव असाधारण रूप से शक्तिशाली था। वह थॉमस को पकड़कर दीवारों से दे मारता है, हवा में उठाकर फेंक देता है और लगातार दबाव बनाता है। थॉमस कई बार गिरता है, मगर हार नहीं मानता। वह मौका देखकर चाकू निकालता है और ज़ॉम्बी लीडर पर वार करता है, लेकिन चाकू का उस पर लगभग कोई असर नहीं होता। अब थॉमस समझ जाता है कि सीधी लड़ाई में वह इस राक्षस को नहीं हरा सकता।
ताकत से नहीं, दिमाग से जीतना होगा। यही सोचकर वह अचानक पीछे हटता है और ऊपर छत की तरफ भागने लगता है। जॉम्बी लीडर गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ ही पलों में थॉमस सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। वह तेजी से ऊपर चढ़ता है और छत के दरवाजे के पास जाकर रुक जाता है। नीचे से जॉम्बी लीडर पूरी रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह करीब पहुंचता है, थॉमस अचानक दरवाजा खोल देता है और एक तरफ हट जाता है। जॉम्बी लीडर अपनी ही रफ्तार में सीधा बाहर खुली धूप में जा गिरता है। अगले ही पल उसका शरीर तड़पने लगता है। तेज सूरज की रोशनी उसके लिए जहर थी। उसकी चमड़ी जलने लगती है, शरीर से धुआं उठने लगता है और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिरता है। कुछ ही सेकंड में वह तड़प तड़प कर मर जाता है। जिस दानव ने इतने लोगों की जान ली थी, उसका अंत सूरज की रोशनी से हो गया। जॉम्बी लीडर के मरते ही बाकी जॉम्बियों का आतंक भी टूट जाता है। थॉमस थका हुआ छत के किनारे तक जाता है और नीचे झांकता है। नीचे सड़क पर बस खड़ी थी। उसमें से लोग बाहर निकल रहे थे, जिंदा, सुरक्षित और उम्मीद से भरे हुए। यह देखकर थॉमस के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई देती है। वह नीचे उतरता है और बस के पास पहुंचता है। सारा उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ती है। उसकी आंखों में खुशी, राहत और आभार सब कुछ था। वह थॉमस का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर वह न होता तो कोई भी आज जिंदा नहीं बचता। इसके बाद दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उनकी बातों और नजरों से साफ महसूस होता है कि इस संघर्ष के बीच दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उजड़ी हुई दुनिया में मौत और अंधेरे के बीच उम्मीद ने फिर जन्म लिया था। यहीं इस कहानी का अंत होता है।